हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक राहुल 143। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैटेगरी नंबर 18 और कैटेगरी नंबर 40 के बारे में, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो पैनल जारी कर दी गई है और ज्वाइनिंग भी लगभग कहीं कहीं स्टार्ट कर दिया है। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं वेल्डर पोस्ट को लेकर के, खास करके कैटेगरी नंबर 18 और कैटेगरी नंबर 40 के बारे में। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो में जो है मतलब वर्क से रिलेटेड बात करेंगे ही, और पेमेंट के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जाएंगे, और फिर तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये दोनों कैटेगरी जो है आप समझ ही रहे हैं कि वेल्डर पूरा पूरी लिखा हुआ है कि ये वेल्डर की पोस्ट है। तो वेल्डर की कार्य के बारे में अगर बात करें तो वर्कशॉप में आते हैं, क्योंकि हम वर्कशॉप में हैं तो वर्कशॉप के डिटेल आपको हम थोड़ा अच्छा से समझा पाएंगे। तो वर्कशॉप में अगर आप ऐसे वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग होती है जहाँ पर पुराने गाड़ी आते हैं, पुराने गाड़ी मतलब मेंटेनेंस के लिए जो आते हैं, जिसकी 2 साल या जितनी भी उसकी टाइमिंग है कि उतना दिन चलने के बाद वो रिपेयरिंग के लिए फिर से एक बार यानी कि सर्विसिंग के लिए फिर से उसको वर्कशॉप आना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो गाड़ी आती है तो उसकी कोच आती है, और कोच कहे तो ट्रेन की मतलब डब्बा, वो आती है और उसकी चेकिंग की जाती है कि कौन सी पार्ट इसकी अभी वर्क कर रही है, कौन सा ऐसा है जिसको बदलना चाहिए। तो उसकी प्रॉपर ढंग से चेकिंग किया जाता है, क्योंकि वो लोहा का चदरा का बना हुआ रहता है। बोगी जो आप देखते हैं, मोटे मोटे एंगल तो रहते ही हैं, लेकिन साइड से जिसमें खिड़की लगा हुआ रहता है वो वाला एरिया एक प्लेट से बना हुआ रहता है। और अंदर में जहाँ भी है हर जगह लोहे की वेल्डिंग की हुई रहती है, नट बोल्ट पे कसा हुआ नहीं रहता है, सब जगह वेल्डिंग किया हुआ रहता है। तो जैसे ही गाड़ी फिर से आती है, ये उस जगह की बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ रिपेयरिंग की काम होती है जिस वर्कशॉप में, तो उसकी पार्ट को चेकिंग करने के बाद जो भी हिस्सा लगता है कि इसको काट के हटाना चाहिए, तो उसको काट के हटाया जाता है। फिर वहाँ पर नए प्लेट की, नए मेटल का प्रयोग करके उसको फिर वेल्डिंग किया जाता है। उसके बाद उसको वेल्डिंग के बाद ग्राइंडिंग करना है। उसके बाद फिर उस पर जो है पेंटिंग डेंटिंग जो होगा वो समान रूप से दिखने लगेगा कि कोच अब ठीक हो गई है। तो ये सभी वेल्डर के काम हैं कि वो प्लेट जहाँ काट के हटाई जाएगी, दूसरी प्लेट लगाई जाएगी, या ऐसे बहुत सारे एंगल ऐसे हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी उसको हटाना है काट के और दूसरा ज्वाइंट करना है, तो वो वेल्डर ही करेंगे। जैसे कि ट्रेन अगर वर्कशॉप में आता है तो उसको खोल करके मतलब उसकी ऐसी स्थिति बना दी जाती है कि देखने के बाद लगेगा कि ये कंकाल तंत्र है, यानी कि पूरा सब कुछ को तोड़ फोड़ दिया जाता है। और सब कुछ को चेकिंग करने के बाद जो भी उसमें से बदलने वाली पार्ट है उसको बदल दी जाती है। उसकी नीचे वाली हिस्सा जो है वो भी, यानी कि बोगी जिसमें चक्का लगा हुआ रहता है, उसको भी खोल करके अलग जगह ले जाया जाता है और वहाँ पर उसकी सर्विसिंग होती है। ऐसे ही बहुत सारे उसकी पार्ट हैं जिसको रिपेयरिंग किया जाता है। तो जहाँ भी वेल्ड तो दोस्तों, वर्कशॉप में आपकी अगर पोस्टिंग होगी तो वर्कशॉप में जहाँ जहाँ वेल्डर की काम है हर जगह आप ही लोगों में से उठा करके डाला जाएगा कि 5 वेल्डर वहाँ जाएगा उस शॉप में, 10 वेल्डर को वहाँ दिया जाएगा, और वहाँ जो भी वेल्डिंग से संबंधित कार्य होगा वो आपको करना पड़ेगा। चाहे वो नीचे वाले पार्ट्स का हो, बोगी का पार्ट्स का करना हो, या कोच का खास करके नीचे वाला भाग जो है वो ज़्यादा ख़राब होता है। जो सीढ़ी के किनारे, जिस सीढ़ी से आप होकर के घुसते हैं, उसके बगल वाली पार्ट को ज़्यादा देखते हैं कि काट के निकाला जाता है और वहाँ दूसरा जॉइंट किया जाता है। ऐसे ही अंदर में बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको बदला जाता है। तो ये सभी काम जो हैं वेल्डर का ही है। और इसके बाद अगर चलते हैं कि ओपन लाइन में अगर किसी को डाल दिया, तो ओपन लाइन में भी जहाँ वेल्डिंग का काम है, जैसे कि कहीं रेल टूट गया, रेल मतलब पटरी टूटा हुआ, अगर वहाँ पर वेल्डिंग करके ही उसको सही किया जा सकता है तो वो भी वेल्डर की काम है। और ओपन लाइन में ढेर सारे काम हैं जो हमको मालूम नहीं है, तो उस पर विस्तृत में नहीं जाएंगे। तो वर्कशॉप की मोटा मोटी आपको हम बता दिए कि कोच आती है और कोच की मरम्मत की जाती है। उसके जो भी सड़े हुए पार्ट हैं, जो भी कमज़ोर पार्ट हैं, उसको काट के हटाया जाता है और दूसरा लगा करके फिर उसको वेल्डिंग किया जाता है। तो यही वेल्डर के कार्य हैं। तो अब चलते हैं पेमेंट की तरफ। पेमेंट ये सिर्फ आपका ही नहीं है, जो भी टेक्नीशियन में भर्ती हो रहे हैं ये सभी पर लागू होंगे। आपकी जैसे ही ज्वाइनिंग होगी, आपकी ट्रेनिंग 6 मंथ की रहेगी। 6 मंथ की ट्रेनिंग में आप अगर जाते हैं तो आपको बेसिक और डीए मिलेगा। तो बेसिक आपकी अभी जो है 19,900, यानी कि बेसिक ग्रेड 3 की
उतना ही है, फिक्स है। स्टार्टिंग में 19,900 पर आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। और डीए फिलहाल में 55% है, यानी कि बेसिक का ही 55% डीए है अभी। तो डीए और बेसिक ये दो ही चीज़ आपको ट्रेनिंग टाइम में मिलेंगे। तो अभी अगर 19,900 का 55% निकालिएगा तो ये 14,465 रुपया हो रहा है। तो बेसिक को और डीए को अगर आप जोड़ देते हैं तो बेसिक और डीए को अगर आप जोड़ देते हैं तो 34,365 रुपया होता है। और इसमें जो है कुछ कटौती भी की जाएगी, जो जैसे कि अभी हम तमिलनाडु राज्य में है तो तमिलनाडु में जो है तमिलनाडु सरकार 208 रुपया काट रही है सबके सैलरी में से, चाहे वो ग्रेड 1 में हो या टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हो, सबका 208 रुपया कटती है। तो ट्रेनिंग टाइम में आपकी कटौती मात्र वही एक चीज़ होगी जो यहाँ की सरकार काटती है। बाद अगर ट्रेनिंग के बाद की बात करें, ट्रेनिंग जैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है ट्रेनिंग सेंटर में तो उसके बाद आपको पोस्टिंग की जाएगी कि कहाँ पर देना है। अगर आपको किसी वर्कशॉप में ट्रेनिंग हो रही है तो वर्कशॉप के अंदर अगर आपको डाला जाएगा तो वहाँ से जो बटा हुआ है CRS कैरेज रिपेयरिंग शॉप, BRS बॉगी रिपेयरिंग शॉप, उसके बाद AC, ऐसे ही बहुत सारे बटे हुए हैं, CBS हैं, उसके बाद WBS हैं। ये सब मतलब छोटा छोटा यहाँ पर जो है वो बटे हुए हैं शॉप के रूप में, तो उसमें आपको उठा करके डाला जाएगा। तो ट्रेनिंग के बाद जो आपकी पेमेंट होने वाली है तो बेसिक 19,900 तो रहेगी ही, और डीए जो अभी फ़िलहाल 55% है, अगर ये मिलती है तो ये 14,465 रुपया ये हो गया। उसके बाद HRA मिलेगा। तो दोस्तों HRA को हम क्लियर कर दें कि HRA जो है अभी कितना मिल रहा है। HRA देने के लिए पूरी भारत में XYZ 3 तरह के सिटी में बांटा गया है, और X सिटी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो उसमें आपको जितना बेसिक है आपकी उसकी 10% आपको HRA यानी कि हाउस रेंट के रूप में मिलेंगे। वहीं आप Y कैटेगरी के सिटी में आते हैं तो अभी उसको बेसिक का 20% मिलेंगे, और Z कैटेगरी के सिटी में आते हैं तो बेसिक का 30% मिलेंगे, जो अभी फ़िलहाल में मिल रहा है। तो ये निर्भर करता है कि आपकी पोस्टिंग किस एरिया में होता है। ये HRA जो है ट्रेनिंग टाइम में नहीं दिया जाता है, और ट्रेनिंग के बाद जो HRA मिलना स्टार्ट होता है तो आप सरकारी क्वार्टर में अगर रहेंगे तो ये हाउस रेंट यानी कि HRA आपको नहीं दी जाएगी। आप अगर यहाँ के क्वार्टर में रहते हैं तो, अगर क्वार्टर नहीं लेते हैं, प्राइवेट में कहीं रहते हैं, तब आपको HRA दिया जाएगा। उसमें से आप बचा लीजिए रूम रेंट देने में या कुछ ज़्यादा दे करके रूम लीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद TA भी मिलेंगे, यानी कि बेसिक, DA, HRA, उसके बाद TA, ये 3 चीज़ तो फिक्स है। उसके बाद कहीं पर इंसेंटिव मिलता है, कहीं पर OT मिलता है ओवर टाइम का, और कहीं पर जो है रिस्क अलाउंस भी मिलता है। तो ये जो है इंसेंटिव, ओवर टाइम और रिस्क अलाउंस ये जो है हर जगह नहीं मिलता है, लेकिन मैक्सिमम जगह मिलता है। तो इसमें से हो सकता है जहाँ आपको इंसेंटिव मिलेगा वहाँ पर आपको OT नहीं मिलेगा, यानी कि ओवर टाइम नहीं मिलेगा। और कहीं कहीं है कि ओवर टाइम में भी और इंसेंटिव भी मिल रहा है आपको, या ओवर टाइम मिल रहा है, इन दोनों के साथ में हो सकता है तो आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा अगर ख़तरनाक काम है तो मोटा मोटी इसमें समझ लीजिए कि आपकी ट्रेनिंग टाइम में जो है 34,365 रुपया मिल रहा है। उसमें से 208 रुपया कट जाएगा। हम तमिलनाडु में है, मेरा कट रहा है, और स्टेट में पता नहीं कटता है कि नहीं, तो वही मिलेगा। और ट्रेनिंग के बाद अगर बात करें तो 34,365 जो ट्रेनिंग के टाइम में है, इसमें जोड़ लीजिए कि 5-7 हज़ार और, जैसे कि TA हो गया, उसके बाद आपको हो सकता है तो इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो ओवर टाइम मिलेगा, नहीं तो या दोनों में से कोई एक भी मिला तो उसके बाद जो है आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो ये मोटा मोटी 40-42 हज़ार रुपया आपकी ट्रेनिंग समाप्ति के बाद मिलना शुरू हो जाएगी 7th पे कमीशन के अनुसार। ये जनवरी से जो हो सकता है 8वां पे कमीशन लगेगा, उसका बात नहीं कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल मौजूदा हालत के अनुसार बता रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा प्रमोशन की तरफ। तो प्रमोशन का दोस्तों अगर बात करें तो प्रमोशन जो है आपकी ट्रेनिंग समाप्ति के बाद, अगर 2 साल आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको कभी भी प्रमोशन दिया जा सकता है ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में। तो पहले बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड जो आपकी हो रही है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट कैसे हुआ। तो उसके बाद एक वाइवा लिया जाता है भैया। ट्रेनिंग जैसे आपकी 6 मंथ की हो गई
तो उसके बाद वाइवा लिया जाएगा, यानी कि मौखिक सवाल किया जाता है। वहाँ पर जो भी आपके पदाधिकारी हैं ऊपर वाले, उसके समक्ष आपको पेश किया जाएगा और वहाँ पर आपसे वाइवा लिया जाएगा। वाइवा में जो आप कार्य कर रहे हैं ट्रेनिंग टाइम में, उसी से पूछा जाएगा। वो इसके इच्छा पर निर्भर करता है वो क्या पूछ दे। तो इसमें फेल नहीं करता है कोई, सब पास हो ही जाते हैं। अगर आप उसका जवाब आज नहीं दे पाएँ तो बोल दिया जाएगा कि दोबारा आना, लेकिन एक बार दो बार में सबको पास कर देते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग के बाद अब प्रमोशन के लिए। तो प्रमोशन की जो है प्रक्रिया 2 साल जैसे आपकी कंप्लीट हो गई ट्रेनिंग के बाद 2 साल, तो उसके बाद जो है टेक 2 बनाने के लिए, टेक्नीशियन 2 बनाने के लिए अगर सीट ऊपर खाली है तो टोटल को ही उठा करके टेक्नीशियन 2 बना दिया जाता है। अगर टेक्नीशियन 2 का सीट कम है तो हो सकता है थोड़ा देरी लगेगा। वैसे ही टेक्नीशियन 2 के बाद टेक्नीशियन 2 अगर आप बन गए तो फिर मिनिमम 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको टेक्नीशियन 1 बना दिया जाएगा, अगर सीट खाली है तब, नहीं तो लेट भी लग सकता है। उसके बाद फिर टेक्नीशियन 1 के बाद आता है सीनियर टेक्नीशियन। तो सीनियर टेक्नीशियन जो है वो 4200 ग्रेड पे के अनुसार हो जाता है, यानी कि जितनी अगर कोई नया बंदा ज्वाइनिंग करता है जेई में, जूनियर इंजीनियर में, तो उसकी जितनी स्टार्टिंग में रहेगी उतना ही आप अगर जेई तक पहुंच जाते हैं प्रमोशन लेकर के, तो आप अगर सीनियर टेक्नीशियन तक पहुंच जाते हैं प्रमोशन लेकर के, तो जेई के बराबर आपकी वेतन हो जाएगी, लेकिन आप वर्कर ही रहेंगे सीनियर टेक्नीशियन में भी। और तो सीनियर टेक्नीशियन के बाद अगर प्रमोशन की बात करें तो सीनियर टेक्नीशियन बनने के बाद प्रमोशन थोड़ा लंबा ही जाएगा, 5 साल 7 साल 10 साल लग सकता है। कितना दिन लगेगा वो फिक्स नहीं है, लेकिन सीनियर टेक्नीशियन के बाद जो है आपकी जेई का नंबर आता है कि जेई में आप जा सकते हैं, प्रमोशन हो करके आपका जेई हो जाएगा नेचुरली टाइप से सीनियरिटी के आधार पे। और उसके बाद अगर जेई बन जाते हैं तो मैक्सिमम आप एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर तक जा सकते हैं, और शायद इतना में ही आपकी जॉब समाप्त हो जाएगी। और इतनी प्रमोशन लेनी है तो आप शॉर्टकट मार सकते हैं, जीडीसी या एलडीसी के थ्रू, जो रेलवे की डिपार्टमेंटल वैकेंसी आती है, इसके थ्रू आप प्रमोशन छलांग मार के जा सकते हैं। या टेक्नीशियन 3rd में ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग के 3 साल बाद अगर जेई का वैकेंसी आता है एलडीसी के तहत, जो यहाँ डिपार्टमेंटल निकालता है, तो उसके तहत आप जेई बन सकते हैं। बहुत सारे तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कैटेगरी नंबर 18 और कैटेगरी नंबर 40 जो वेल्डर से संबंध रख रहे हैं, उसके बारे में जो हमने बताने का प्रयास किया, हद तक आपको मदद मिला होगा। और प्रमोशन का भी, उसके बाद जो है सैलरी डिटेल भी बताए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कैटेगरी नंबर पर वीडियो